चलो जी। तो जिन लोगों ने गेट के पेपर ट्राई किया है ना, जो भी डाउट्स हैं ईयर वाइज बताओ, मतलब इस ईयर में क्वेश्चन नंबर ये ऐसे बताओ। जैसे है ना, गेट का जो एग्ज़ाम है सर आपको। 24। हाँ एक मिनट, है ना। सो गेट जो है, स्टैटिस्टिक्स स्पेशली जो स्टार्ट हुआ था 2019 में, अभी 2025 तक कंडक्ट हुआ है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना, जो भी ईयर वाइज बताओ। क्या 24 का ओपन करें? यस सर। अच्छा। सो चलो यहीं से ओपन कर लेते हैं। गेट ST 2024 क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो चलिए, अरे तो वैसे आ गया, तो मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा नहीं। तो इससे अच्छा है स्टैटिस्टिक्स खुल जाएगा ये। अच्छा। अच्छा ये डाउनलोड हो गया शायद। हम्म। तो ये गेट 2024 का पेपर है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए। सो टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं ना, 1 to 65, टोटल 65 क्वेश्चन गेट में आते हैं। सो वी कैन डिस्कस एनी वन, 1 to 65 में कोई भी क्वेश्चन आप सर पूछ सकते 14 क्वेश्चन, 14 एंड 23। हो। 49, 14। 48 है ना। नो सर, 14 14। चेक कर लो, हाँ। सर 14 नंबर। वन 14। फोर 1 4 ओके। जैसे पूरा कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है ना, चलिए। सो तो क्या पूछ रहा आपसे कि देखिए विजिबल है ना क्वेश्चन। सो ये पूछ रहा है कि U1 U2 U3 V1 V2 V3 भी वैक्टर्स इन R4। तो ईच वैक्टर R4 का है। मतलब मैं अगर समझाऊं कि जैसे V1 क्या है ना, सिंपल ये कर लो, ठीक है। सो जो V1 है वो क्या है, तो ऐसा कुछ होगा V11 V12 V13 V14, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। एंड ईच ऐसे ही U भी ऐसा ही होगा। U1 अगर लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ U11 U12 U13 U14, इस तरह का होगा, ठीक है। तो R4 का है ना, दे आर मतलब 4 कंपोनेंट है इसमें। U विद स्पैन ऑफ U1 U2 U3, ठीक है। तो ये U इन्होंने नया एक टर्म यूज किया है, दिस इज स्पैन ऑफ U1 U2 U3, ओके। एंड V सिमिलरली, V इज द स्पैन ऑफ, तो इसको ऐसा लिखेंगे, स्पैन ऑफ V1 V2 V3, ठीक, ओके। अब क्या बोल रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन V इज 2, ठीक है। तो ऐसा है कि U इंटरसेक्शन V का डायमेंशन 2 है, एंड डायमेंशन ऑफ U इज 3, देन V1 V2 V3 लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना। तो ये LD होगा, मतलब है ना, ऐसा समझ सकते हैं आप, ओके। तो अगर U इंटरसेक्शन V जो है उसका डायमेंशन 2 है, एंड U का डायमेंशन 3 है, तो जो V1 V2 V3 वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिपेंडेंट है तो, है ना, अगर इंडिपेंडेंट होता तीनों तो क्या होता है, स्पैन था ना, तो स्पैन था और इंडिपेंडेंट हो जाता, तो क्या V का डायमेंशन 3 हो जाता, तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। सो इज इट ट्रू और फॉल्स ना। देखो जैसे फॉल्स दिखाने के लिए आपको काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ता है ना। ट्रू दिखाने के लिए प्रूफ करना पड़ता है, उस तरह से है, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं। एंड दूसरा है, इफ U प्लस V डिफाइंड द सम ऑफ टू सब स्पेसेस, ये ना। सो क्योंकि स्पैन तो वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है। सो U प्लस V एक सब स्पेस डिफाइंड है, सेट ऑफ U प्लस V, जहाँ U स्मॉल u में है, स्मॉल u कैपिटल U में है और स्मॉल v कैपिटल V में है। तो ये सम डिफाइन किया जो कि R4 के इक्वल है। अच्छा,
तो u प्लस वी R4 है, और R4 हमारा वेक्टर स्पेस था एक्चुअली, अगर आप समझोगे वेक्टर स्पेस R4 है, तो इसको आप, और इसका इंटरसेक्शन अगर जीरो स्पेस हो गया तो हम ये बोल सकते हैं ये डायरेक्ट सम है। एनीवे तो बोलना ये चाह रहा है कि जो सम कर रहे हैं वो R4 हो गया, तो आइदर u1 u2 u3 एंड सॉरी आइदर दिस, ये तो लिनियरली या तो इंडिपेंडेंट है या फिर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके तो अभी आई थिंक मैथ्स पोर्शन का डिस्कशन भी तो इस बार परिमल सर ने कराया है, उसमें थे आप, उन्होंने कराया होगा ना, वो करा तो रहे हैं अभी, यस सर, बट था नहीं। उनका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, ऐप पे होगा, है ना, या ओके सर, कोई दिक्कत देख नहीं है, लेंगे। मतलब अभी डिस्कस या कर फिर सकते हैं। ओके तो ओके एक ओके बार सर, देख लो, अगर करा रखा है ठीक है तो फिर मैं करा दूंगा, क्योंकि मैं ही कह रहा हूँ कि, ठीक है ठीक। है ना। ओके अभी सर, देख परिमल लेंगे। सर ने आज ही, अभी आज भी क्लास थी ना उनकी, 2025 से स्टार्ट करके आई थिंक 2019 तक का उन्होंने ऑलरेडी सारे मैथ्स पोर्शन करवा दिए हैं। सो ये देखो, नहीं तो हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये चेक करो, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप में हो टेक्स्ट करो, आपको वीडियो भेज देंगे हाँ हम सर। यूट्यूब का या ऐप का। तो एक बार ये चेक ओ, करो पहले, नहीं तो कल फिर ज्वाइन करो, फिर मैं कराता हूँ, है ना। ये ठीक चेक ठीक है करो, सर। समझ सर ये इन्होंने ऑलरेडी कराए हैं। सर 23 नंबर क्वेश्चन एक। 23 देख लेते हैं क्या है, हो सकता है उनका अप्रोच अलग हो मेरा अलग हो, तो कोई नहीं, फिर देख लो एक बार, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत दिन है एग्जाम में, ये आप कभी भी पूछ सकते हो, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है 23 ना, तो इसमें ट्रू फॉल्स ही है। सो तो यहाँ पे क्या है कि आपसे क्या पूछा गया है, देखिए x1 x2 x3 भी 3 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आईआईडी हो गया, राइट। तो x1 x2 x3 आईआईडी है, बाइनोमियल n100 एंड सक्सेस, मतलब ये हो गया कि x1 x2 x3 दे आर आईआईडी बाइनोमियल 100 कॉमा p, जहाँ p है 0 से 1 में, ठीक है। p अनोन पैरामीटर है, t है x1 प्लस x2 कॉमा x3 टू डायमेंशनल एस्टिमेटर है, एंड x2 है t2 है x1 x2 x3। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t2 गिवन t1 इंडिपेंडेंट ऑफ p होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t1 गिवन t2 इंडिपेंडेंट ऑफ p होगा। कोई बताना चाहेंगे ऑडियंस में से? बहुत इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको देख के बता देना आंसर। वी डोंट नीड एनी, कुछ भी नहीं करना आपको, देख के या तो पता चले कर पाओगे, नहीं तो प्रूफ करना तो बहुत मुश्किल है। एनीवन? सो बताइए जी, शिवम आपका डाउट है ना, आपको सफिशिएंट का डेफिनेशन पता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर का बताइए डेफिनेशन। ये सर, T is called sufficient estimator if and only if, उसका जॉइंट जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है उसका अ, जो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जो फैक्टराइजेशन थ्योरम से सर निकालते तो हैं। आप उसको आप फैक्टराइजेशन थ्योरम बता रहे हैं, डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, है ना, वो अलग चीज़ है। हम लोग जनरली सफिशिएंट एस्टिमेटर जो निकालते हैं वो फैक्टराइजेशन थ्योरम से निकालते हैं, जो आप बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ठीक सर। डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, अगर आपको वो पता होता इसमें डाउट ही नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, डेफिनेशन बेस्ड है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, उस पर ये क्वेश्चन है। जो आप बता रहे हैं वो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, सफिशिएंट, सर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर लाइक ऐसे राइट राइट, बस उससे ही हो जाएगा। तो मैं अगर लिख दूं आपके पास कि मान लीजिए, अब वो दिमाग लगाइए इस पे ही है कि ये आईआईडी है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, तो हम ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक टी इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर if and only if conditional distribution of, जो ये हमारे पास रैंडम सैंपल है गिवन t, मान लो t बराबर t, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर, ये डेफिनेशन है अननोन पैरामीटर थीटा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप फैक्टराइजेशन थ्योरम ही लगाओ, मुझे ये बताओ बाइनोमियल n कॉमा p में p का सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है। ये आप किसी भी तरीके से बताओ, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मान लीजिए x1 x2 xn, है ना, ये है बाइनोमियल m कॉमा p, अभी m कोई फिक्स नंबर है ना, क्योंकि m ले लेता हूँ, m कोई फिक्स नंबर है mp,
तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा, देन किसी भी तरीके से बताओ, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पी इज क्या होगा? सम ऑफ एक्स आई। सम ऑफ एक्स आई, ठीक है, मतलब टी बोल देते हैं, सम ऑफ एक्स आई, ये आ जाएगा 1 to n। ये सिंपली आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाए कर सकते हैं। अब बस इतना ही आपको देखना है। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछूं क्या ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है? इनमें से T1 T2 में से कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर है? यहाँ सैंपल साइज 3 का है, तो T1 T2 में से कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा P का? तो T2। T2। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? फंक्शन मैंने लिखा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn। देखो यहाँ पे ये लिखा है, मतलब इसका कोई भी फंक्शन ले लो, गिवन t करोगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन p से फ्री, कोई भी फंक्शन ले लो। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो एस्टिमेटर होता है या जो स्टैटिस्टिक है, इट इज फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, है ना? तो जो यस सर। स्टैटिस्टिक इसी का फंक्शन होता है, तो T1 भी इसका फंक्शन है और T2 भी इसका फंक्शन है, राइट? तो इसके जगह T1 रखो आप, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T1 अब गिवन T2 फ्री ऑफ थीटा, डेफिनेशन लगाना है। तो ये जो है फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम सैंपल गिवन T इज फ्री ऑफ थीटा, बट T तो इंडिपेंडेंट है नहीं उससे, मतलब सफिशिएंट एस्टिमेटर तो है नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है। एंड ये देखो आप, T2 तो सफिशिएंट, द फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल गिवन T2 तो सफिशिएंट है, मुझे पहले से पता है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स ऑल, हो गया। सिंस इट इज नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये भी सफिशिएंट होता तो हो जाता, पर चेक करो सफिशिएंट होगा क्या, क्वेश्चन ये भी, क्या हम बना पाएंगे? मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, क्या ये सफिशिएंट हो पाएगा, हम चेक करते हैं। उसे हम कहा था। अगर मैं इसका वो लिखता PMF, तो देख लेते हैं क्या बनेगा, क्या हम सफिशिएंट बना पाएंगे? ये भी है, मैं तो ऐसे ही बोलता, आपने कहा ये सफिशिएंट नहीं होगा, तो मैं अब चेक करता हूँ कि ये सफिशिएंट हो सकता है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे आगे, है ना? तो अभी मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ पहले ऑप्शन को, ठीक है? अभी दूसरा तो श्योर है क्योंकि ये सफिशिएंट है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। मैं पहला चेक कर रहा हूँ, अब देखिए। सर एक बार आप डेफिनेशन दिखाइए जो लिखे थे आप। हाँ, ये रहा डेफिनेशन। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन इसका लिखते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूँ, सो ये प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to 3, इसका PMF लिखिए। सो 100 चूज xi, है ना? फिर यहाँ आएगा p की पावर xi 1 माइनस p की पावर 100 माइनस xi, यही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है? तो मुझे मेनली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है ना, तो हमें लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो ये वैसे कोई नहीं, प्रोडक्ट रखो इसको आप, i फ्रॉम 1 मतलब इसको खोल दोगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको खोल दो तो हो जाएगा 100 c x1 100 c x2 100 c x3, क्योंकि तीन ही तो है यहाँ पे, इसीलिए इसको खोलोगे p की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 माइनस p की पावर, यहाँ आ जाएगा पावर, है ना? पावर पावर वो होगा ना, अब कितना आएगा 300 माइनस माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, चेक करो 100 माइनस x1 प्लस 100 माइनस x2 प्लस 100 माइनस x3। यस सर, सही। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब आपको कोशिश करना है कि ऐसा बना देना है, मैं लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि x1 प्लस x2 को अलग कर लें, तो ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को कंक्लूड करेंगे कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। तो अभी हम लिख रहे हैं लाइक्लीहुड फंक्शन। सो देखिए, सो ये तो चलो जस्ट फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, तो इसको अलग रख सकते हो, ये कोई कांस्टेंट ट्रीट कर लो, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन फंक्शन ऑफ पैरामीटर है, तो अभी इसको मैं अभी जस्ट या कुछ ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सम फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 ऐसा कह दो इसको, ठीक है? जैसे फैक्टराइजेशन थ्योरम में लिखते हैं हम लोग, h लिख देते हैं ना, चलो h कर देता हूँ। सो h ऑफ x1 x2 x3 में इसको डाल दो। अब वहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा, एक तो 1 माइनस पी की पावर 300 अलग, p अपॉन 1 माइनस पी की पावर क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ही ना? सही लिख रहे हैं, देख लीजिए।
यस सर। यहाँ तक ठीक है? ओके अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए h ऑफ x1 x2 x3 एंड 1 माइनस पी की पावर 300 p। देखो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, अगर आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जो t2 गिवन है जो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 है वो एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है फैक्टराइजेशन थ्योरम से, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर है। ठीक है, एक तो ये प्रूफ हो गया। अब देखो मैं जो लिखना चाह रहा हूँ मैं T1 के लिए काम कर रहा हूँ कि T1 सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, ये चेक कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम से। तो यहाँ पे आपके पास है P अपॉन 1 माइनस पी इसकी पावर x1 प्लस x2 P अपॉन 1 माइनस पी इसकी पावर x3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो T1 है एक्चुअली वो x1 प्लस x2 कॉमा x3 वो भी सफिशिएंट है। चेक करो भाई, याद है स्टेटमेंट क्या होता था कि h हाँ ऑफ सर। x1 x2 x3 यहाँ होता था सम g ऑफ, है ना, P कॉमा थीटा। है ना। तो मान लो यहाँ थीटा की जगह p है, सो p कॉमा सम t1 बोल दो। अब t1 t2 यहाँ यूज हुआ तो कुछ नया नाम दे देता हूँ, है ना। सो अभी के लिए मान लो u1 कह देते हैं एंड g ऑफ p या g ऑफ p कॉमा u2। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो उस केस में t बराबर जो कि u1 कॉमा u2 जो कि u1 u2 भी एस्टिमेटर है, सो दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये उससे हो जाएगा। तो ये एक्चुअली सफिशिएंट दोनों हैं, T1 भी सफिशिएंट है T2 भी सफिशिएंट है, और इस वजह से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब चेक करो आप, ये भी सफिशिएंट है और ये भी सफिशिएंट है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब आप देखो इस आंसर क्या है, इसका आंसर तो मुझे पता नहीं है, यू चेक। ठीक है, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है? बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो T1 T2 दोनों सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल गिवन T1 वो थीटा से फ्री होगा, P से फ्री होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T2 गिवन T1 या T1 गिवन T2। तो गिवन है यस वो सर ज़्यादा बोथ आर। इंपॉर्टेंट है ना। यस सर बोथ आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन ठीक है ना, सही है। बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। 40। यस सर। हाँ जी मधु, तुम्हारा भी कुछ डाउट था ना, कल पूछ रहे थे, तो पूछे नहीं कि अभी चल रहा है तो अभी पूछ लो। ठीक है, इसी में सही हो जाए। देखिए यहाँ पे तो इसमें क्या पूछा गया है कि at a single staff checkout counter of a supermarket store the time taken in minutes to complete the service of a customer is a random variable having pdf this। तो टाइम टेकन मिनट तो सर्विस टाइम है ना, तो जो सर्विस टाइम है तो डिपार्चर रेट बोल सकते हैं ना। सर्विस टाइम जो है ना वो कह रहा है कि टाइम टेकन इन मिनट्स टू कंप्लीट सर्विस ऑफ कस्टमर, तो सर्विस टाइम जो है ST बोल देता हूँ, सर्विस टाइम। ठीक है, तो वो अभी क्या दे रखा है आपको, ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/10 है ना। ओके, तो मीन 10 है। अब ये क्या करना चाह रहा है, व्हेन यू अराइव एट अ काउंटर यू ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलरेडी 1 पर्सन इन द सर्विस, ऑलरेडी एक पर्सन सर्विस में है। ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द पर्सन हैज़ बीन इन सर्विस फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, मतलब आप जब आए तो 5 मिनट पहले से वो लाइन में है, मान लो पेट्रोल पंप या कोई ऐसा है ना, सुपर मार्केट कह रहा है ना, सुपर मार्केट अभी मान लो कि वो काउंटर पे ऑलरेडी है 5 मिनट से। assuming that the service time of a different customer are independent of each other, service time exponential है ये बता रखा है। so the probability that your total waiting time which is sum of your waiting time in queue, तो waiting time in queue का क्या मतलब है, जब आप आए तो कोई है सर्विस में तो जितना उसका सर्विस टाइम होगा वो एंड प्लस आपका जो सर्विस टाइम है वो मिला के, नहीं योर सर्विस टाइम मतलब जो आपसे पहले वाले का सर्विस टाइम प्लस आपका सर्विस टाइम इज मोर देन 15 मिनट्स इक्वल। अब आप समझो सर्विस टाइम क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो ये बोल रहा है आपसे कि तो मान लो S1 जो है
वो सर्विस टाइम आपसे पहले वाले का है, और मान लो S2 जो है वो सर्विस टाइम आपका है, सर्विस टाइम ऑफ, है ना, जो भी आपको प्रीवियस कस्टमर, एंड S2 जो है सर्विस टाइम ऑफ योर्स, ठीक है, ये योर सर्विस टाइम एनी। तो क्वेश्चन ये है, अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो आपको पता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड्यूलस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एंड व्हाट Yes, इज द sir. मीनिंग ऑफ ए मॉड्यूलस प्रॉपर्टी? आप बताओ Sir, क्या मतलब है? हाँ, इंडिपेंडेंट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। मेनली क्या है, देखो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी का मतलब ये है Yes, sir. कि वेयर एवर यू स्टार्ट टाइम इज जीरो देयर। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब आप काउंटर पे पहुंचे ना, तो Yes, sir. उसने बताया कि 5 मिनट पहले से है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा टाइम तब स्टार्ट होता जब हमने पहुंचे, है ना, तो जो प्रीवियस Yes, टाइम sir. है वो भूल जाएगा। सो इट इज गिवन दैट ही वाज ऑलरेडी, है ना, 5 मिनट देयर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं कि मान लो ये पेन है जिसका लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि जब मैंने खरीदा था तब उसने कहा था कि अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी 90% है, और मैं मान लो 20 साल हो गया इसको खरीदे हुए, अब मैं बोल रहा हूं कि अगले 10 साल चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अभी भी इसको अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी 90% ही है। ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो व्हाट हैपेंस Past बिफोर event. इज फॉरगेट्स, ठीक है ना, Yes. मेमोरी को Past फॉरगेट event कर will be लेता है, independent. तो कहीं से, हाँ, पास्ट से इंडिपेंडेंट है ना, तो Yes, जहां sir. से आप स्टार्ट करेंगे तो वो आपका टाइम जीरो है, उससे पहले क्या हुआ उससे वो इंडिपेंडेंट, मतलब फ्यूचर इंडिपेंडेंट है पास्ट से, ऐसा कह सकते हैं आप उस तरह से। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो 5 मिनट दिया है इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, हम अपना टाइम वहां से काउंट करेंगे जहां पे हम पहुंचे हैं। सो एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेनली यहाँ पे ये है कि S1 इज द सर्विस टाइम ऑफ द कस्टमर व्हेन यू रीच देयर, एंड S2 उसका है, ये मिल के इससे 15 से ज्यादा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जहां S1 है एक्सपोनेंशियल 1/10, S2 है एक्सपोनेंशियल 1/10, तो S1 प्लस S2 का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए अब क्या होगा। Sir, gamma 2,1/10. हाँ, तो निकाल लीजिए अब S1 प्लस S2 गामा Okay, sir. 2,1/10, इसका PDF लिख लीजिए और ये प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। Okay. हम्म, Okay, sir. ठीक है ना। 15 से इन्फिनिटी में जाके और इसके सम की जो प्रोबेबिलिटी, इसका नया नाम दे दो, S1 प्लस S2 का नाम S रख दो, तो PDF ऑफ S, अब जो भी वेरिएबल लेना है, X लेना है या जो भी लेना है ना, तो उसमें S लिखा हूँ, ये S, ये है S है S1 प्लस S2, तो ये है S, तो उस पर कर लो, हो गया। तो मतलब जब से आया उसका सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, या जब हमने स्टार्ट किया सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, तो पास्ट मतलब पास्ट से इंडिपेंडेंट हो गया। और बताओ जिनको डाउट है इस पेपर में 2024 में। 41. सो 41 तो आसान है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, देखो। सो इसमें जो पूछ रहा है आपसे जस्ट कैलकुलेशन है इसमें, मतलब कैलकुलेशन है, वैसे तो डेफिनेशन पता है आपको तो हो जाएगा। देखो इसमें पूछा है आपसे कि x be a random variable having discrete uniform on this, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म ऑन सेट 1 3 5 7 9 अप टू 99। तो मुझे पहले ये बताओ इसका PMF क्या होगा, PMF क्या लिखूं मैं, कितने पॉइंट्स हैं इसमें, काउंट करो, ये सेट जो है उसमें कितने कितने नंबर्स हैं, 1/50. 50 हैं, बाकी लोग देख लीजिए। एक मिनट, Sir, 50 कैसे पॉइंट होंगे सर? काउंट करो 1 3 5 7 अप Okay. टू 99 कितने हैं, APGP पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े होंगे, Okay. काउंटिंग टेक्निक, Okay, काउंट sir. करो कितने हैं। तो आई करो, अब क्या करना है, अब हमें PMF लिख लिया, PMF लिखने के बाद PMF तो हो गया 1/50 जैसा बता रहा, बाकी लोग Yes, चेक sir. करो भाई कि 50 ही Yes, है या sir. ज़्यादा है।
यस सर 50 आएगा। ठीक है, तो 50 है तो ठीक है जी। देखो समझ आया? तो यहाँ क्या करना है आपको कि पीएमएफ कितने काउंट करो ना, जैसे सर एक निकाल लिया फॉर्मूले से 50 ही आएगा। हाँ, सर 50 ही आएगा, ऐसे निकाला है ऐसे। वो तो कैसे भी निकाल सकते हो, मतलब 2n अच्छा। प्लस वन काइंड ऑफ ले लो या 2n माइनस वन लिख लो इसको। ये 2n माइनस वन है ना, तो n को जब आप 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, n को 2 रखोगे तो 3 मिलेगा, तो n को क्या रखोगे तो 99 मिलेगा, n को 50, तो n को यहाँ 1 2 अप टू 50 जाना पड़ेगा, तो मतलब 50 है, तो 1/50। ठीक है, और ये तब है जब x की वैल्यू 1 3 5 7, कई सारे ऑप्शन तरीके हैं, आप देख लो आपको जो सूट कर रहा है उसके हिसाब से। तो ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो पीएमएफ आ गया। बोल रहा है कि ई ऑफ एक्स गिवन, मान लो ऐसा लिखता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूं, एक्स डज नॉट इज मल्टीपल ऑफ ए 5 15। तो अगर ये ऐसा होता तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, समेशन एक्स इंटू पी एम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी आपसे कुछ और पूछा है ना, अभी इन्होंने पूछा है आपसे, ठीक है, अभी पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए है, ठीक है जी। तो इसका क्या आएगा, तो ये फिर से वैसे ही समेशन एक्स इंटू पी एम एफ ऑफ एक्स, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, वही बात है। अब ये फॉर्मूला लगाना है जी, देखो मैंने हिंट दे दिया, आप लगा पाओगे। ए मैं किस सेट का नाम दे रहा हूं, ए मल्टीपल ऑफ, मान लो ए सेट में ले रहा हूं मल्टीपल ऑफ 15, तो देखो 15 का कौन कौन सा मल्टीपल है जो इस सेट में है, इसको देखो क्या क्या है, 15 30 तो नहीं होगा, ऑड है ना, 75 होगा, और बस 90 90 तो इवन होगा नहीं इसमें, इतना ही है ना, 3 ही होगा। मतलब 15 के मल्टीपल इसमें कितने हैं, यही 3 है, और ये और भी हो सकते हैं, तो यही 3 ही होंगे। बस ठीक है, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट इसके अलावा, तो इट्स ओके ओके। देखो अब तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, कि ये जो पूछा है कि ई एक्स एक्स डज नॉट मल्टीपल, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये निकालना है आपको। ए मैंने वो सेट ले लिया 15 14, तो कोई बात नहीं। सो अब इसका फॉर्मूला लगाओ, तो देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा हूँ, इसको अब कंटिन्यू करता हूँ। सो यहाँ पे तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्स गिव, नहीं एक्सपेक्टेशन ना, हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से दिस, तो यहाँ पे x इंटू पी एम एफ, ठीक है, तो पी एम एफ क्या है, मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, फॉर्मूला यही लगा रहा हूँ मैं, तो पी एम एफ है 1/50, यहाँ बस ये लिखना है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, प्रोबेबिलिटी x डज नॉट बिलोंग टू, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, तो मुझे उन पॉइंट पे ऐड करना है जो x में नहीं, a सेट में नहीं है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि सारे पॉइंट पे ऐड कर दूँ, सो x बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस, तो यहाँ जो मैं सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ वो इसका नाम रख रहा हूँ, सपोर्ट कह सकते हो, काइंड ऑफ सपोर्ट बोल दो, तो ये मैं सपोर्ट इसको लिख रहा हूँ, जो s लिख रहा हूँ, s सेट ये है, दिस इज सेट s,
मान लो s मैंने इसका नाम रख दिया 1 से लेके सपोर्ट ना ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ से क्या आएगा आपका x बिलोंग्स टू s, x इंटू 1/50 माइनस x बिलोंग्स टू a। तो सपोर्ट में से a घटा दो तो वही तो a कॉम्प्लीमेंट है, इसने कहा x a में नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा कि जितने सपोर्ट में सब ले लो और a में जो उस पर घटा दो, तो बचा जो a में नहीं है वही तो लिख रहे हैं, ये है। और अपॉन, अब ये x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब a कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप ये जानते होंगे सीधा सीधा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a। अब ये नहीं निकाल पाओ, बताओ निकाल पाओगे? हाँ बताओ सर हो जाएगा। क्या आएगा बताओ। तो इसको पुट करो, आंसर निकालो, सब लोग चेक करो, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इक्वल टू 1/50 तो बाहर कर लो, 1/50 तो बाहर हो गया। अब यहाँ ऐड करना है x, जहाँ x पूरा सपोर्ट में है, तो 1 + 3 + 5 अप टू 99 माइनस 1/50। अब इसमें 3 नंबर को ही बाहर करना है ना, मतलब 3 नंबर पे ही ऐड करना है, a में तो 3 ही है, तो 15 + 45 + 75 ये हो गया अपॉन 1 माइनस। अब ये प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a, ईच पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 3 है ना, सो ये आ जाएगा 3/50, 3/50। अब सॉल्व करो तो ये 1/50 इंटू 1 से लेके 99 तक, पता है ना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम n स्क्वायर, कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर 1/50 150, इसको ऐड कर लो, कितना 135 अपॉन 1 माइनस 3/5 तो 47/50, तो ये और ये मिलके कट गया, तो बचा कितना, बचा 50 का स्क्वायर 2500। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई तुम लोग, अपॉन 135/47 चेक करो इसको, ये घटा लो 2500 में से 135 घटा लो, ठीक है 2365/47, कैसा कुछ है, अपना कैलकुलेशन चेक कर लो, ये आ जाएगा 2365/47। यस सर यही आएगा। ओके, किसी को डाउट है देख लो, सो फाइन। नेक्स्ट बताइए जी। 42। सारे डाउट है तुम्हारे Yes, yes, लाइन से? नहीं सर, इधर ही के 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अल्लाह अभी जैसे अभी यूट्यूब पे अगर देखोगे ना तो हमने 93 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, ये उसी में कंटिन्यू होगा। गेट के कितने थे मैंने यूट्यूब पे देख लेना एक बारी, गेट के बहुत सारे वीडियोस अराउंड 93 मुझे ऐसा लग रहा है शायद अपलोड हुआ है, जो सिर्फ गेट के PYQ डिस्कस हुए, तो ये 94 आज उसी में ऐड करूंगा मैं, तो ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, पब्लिक रहेगा ये। देखो जैसे पूछ क्या रहा है आपसे कि x1 x2 xn be in IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू रियल नंबर है, सिग्मा पॉजिटिव है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो √5 सिग्मा इंटू 2n + 1 समेशन i from 1 to n I xi minus mu has this distribution, then n बराबर 2, okay, and expectation of minus log 5 of this whole cube 6 where this is CDF of, okay। चलो ध्यान से देखो, तो पहले हम इसकी बात करते, किसी का भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है, किसको, ये I टाइम इसको, ओके। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मेनली, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है एनीवे। तो x1 है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ मुझे ज़रूरत है इसकी, पहले मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ भाई क्या होगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल
नॉर्मल 0 1 है ना, तो काइंड ऑफ अभी मैं इसको z कह देता हूँ, ठीक। अब बताओ z का फाई z क्या है, CDF ही है ना, तो है ना, एक तो यहाँ पे ब्रैकेट इतना लगाया ना, तो ये ब्रैकेट इसके साथ है, ठीक, ये ब्रैकेट इसके साथ है और ये ब्रैकेट इसके साथ है, ओके, तो मतलब पावर इस पूरे पे है, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट इसके साथ, ओके। सो एनीवे, तो ये फाई ऑफ जेड को मैंने इसका नाम रख दिया ना, तो फाई जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी Uniform. इंटीग्रल, हाँ प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, सर यूनिफॉर्म 0 1 CDF ऑफ, है ना, मान लो, सर एक्सपोनेंशियल। अरे एक मिनट मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लेट f be CDF of x and y is fx of capital X, then what is distribution of y? यूनिफॉर्म 01। हाँ यही तो लिख रहा हूँ, वहाँ पूछ रहे हैं, तो अभी वही तो कह रहे थे कि ये जो फाई है, फाई इज CDF of z and y is phi of z, then what is distribution of y? यूनिफॉर्म 0 1 है ना, ये थ्योरम है ना, ये एक ही चीज़ को मैं दो बार लिखा हूँ, इस थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपका है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म 0 1, तो यहाँ से आ गया, यह है यूनिफॉर्म 0 1, यहाँ तक ओके है। अब आगे मुझे और क्या चाहिए, माइनस लॉग, अच्छा आप अगला स्टेप बता रहे थे, ठीक है, सो माइनस लॉग ऑफ फाई ऑफ जेड, ये क्या होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 जो आप बता रहे थे, ठीक है जी, यहाँ तक ओके है, तो ये एक्सपोनेंशियल 1, सो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये किसका ब्रैकेट था, यहाँ तक पहुँच गया, उसका क्यूब चाहिए, तो इसका नया नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम मैं रख दिया W, मान लो W, तो ये पूरा है W, तो मतलब ये काइंड ऑफ ये जो पूछ रहा है ना, ये हमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन W का क्यूब, ये पूछ रहा है। अब बताओ भाई निकाल पाओगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ W क्यूब, W का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ W की पावर 3 कैसे निकलेगा, W की पावर 3 इंटू इसका PDF क्या होगा, e की पावर माइनस W dW 0 से इन्फिनिटी, यही है, गामा 4 हो गया, ये गामा 4 और six। मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो ये तो हो गया ट्रू स्टेटमेंट। देखो भाई सेकेंड पार्ट हो गया, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो ठीक है, सेकेंड पार्ट में किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, दिस इज पार्ट 2, पार्ट 2 का सॉल्यूशन इतना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि i टाइम xi माइनस म्यू, तो देखो यहाँ पे जो xi है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो xi माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ भाई, तो 0, सिग्मा नॉर्मल 0, सिग्मा। हाँ 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ओके। अब चाहिए i टाइम, तो i टाइम xi माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, 0, i स्क्वायर सिग्मा। तो इतना करने की जरूरत है या वैसे ही करते डायरेक्टली, हम सिग्मा को expectation- इधर ले लेंगे तो नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। हाँ एक्सपेक्टेशन से भी कर सकते थे ना हम लोग, अच्छा ये सिग्मा जो है ना, यहाँ जो सिग्मा है इसको यहाँ ले आओ, है ना, तो और काम हो जाएगा, तो यहाँ ले आओगे तो xi अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0 1, तो यहाँ सिग्मा ले आओ तो नॉर्मल ये तो 0 ही रहेगा, बट वेरिएंस लगाने पे आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, नॉर्मल 0 कॉमा आई स्क्वायर, यहाँ तक ओके है। सो ओके, अब क्या कह रहा है, समेसन ले लो, तो इसका समेसन लेने पे क्या होगा, चलो समेसन ले लेते हैं, यहाँ तो ओके है ना, ऐसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, आसान तरीका भी, इसका एक्सपेक्टेशन लेके 0 के इक्वल कर दो तो भी आ जाना चाहिए,
और वेरिएंस ले लो 1 के इक्वल कर दो तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो 1 वे है ना, 2 वे तो सोचना नहीं है। चलो फिर भी इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो समेसन आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा? बोलो भाई, क्या लिखेंगे? नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर था ना, तो क्या लिखोगे इसको? आई स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई आई नहीं स्क्वायर नहीं, कर स्क्वायर देंगे। नहीं कर रहे हैं हम, स्क्वायर बस नहीं है वहाँ बस पे। समेसन हाँ कर रहे हैं। स्क्वायर तो नहीं है ना वहाँ पे। सर, हम्म नॉर्मल नहीं जीरो हो स्क्वायर नहीं जाएगा। है। मीन तो 0 ही जीरो रहेगा, इसी में आई समेसन स्क्वायर लगा एन। रहे हैं। मान लो इसका कुछ नाम दे दो, ये मान लो टी आई है, वी आई है, समथिंग है, लेट से ये वी आई है, मान लो वी आई है नॉर्मल 0 आई स्क्वायर। अब समेसन ऑफ वी आई आपसे पूछा जा रहा था, यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जस्ट आस्किंग सर n बराबर 2 तक सम करना है हमको एन वहाँ पे बराबर शायद। 2 पे सम नहीं, करना है सर अभी ना। तो एन ओ, है, एन तो हमें निकालने हैं। अब अपोजिट ओ, जा रहे हो, एन टू चेक करना है, ऐसा नहीं इधर से नहीं जाना, उधर से इधर आना है, तो मैं एन ही निकालना है। सो ये समेसन वी आई पूछ रहा हूँ, वी आई है नॉर्मल 0 आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? मीन तो जीरो 0 ही आई रहेगा, स्क्वायर एन और वेरिएंस ऐड हो जाएगा कितनी बार? एन टाइम, नहीं ना? कितना? एन टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर हो जाएगा तो एक नहीं, वेरिएंस अलग अलग है ना, v1 का वेरिएंस नहीं 1 स्क्वायर है, v2 का 2 यस स्क्वायर, सर। 3 स्क्वायर, ऐसा है, तो ये n ऐसा plus रहेगा 1 to n plus 1 upon 6। 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, हाँ ये रहेगा ना, क्योंकि v1 का वेरिएंस 1 स्क्वायर, v2 का वेरिएंस 2 स्क्वायर, तो सबका वेरिएंस ये हो गया। मतलब ये जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली नॉर्मल, वही जो कह रहे थे 0 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये आ गया अभी डिस्ट्रीब्यूशन समेसन वी आई का। अब यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने कहा स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? समेसन वी आई माइनस 0 अपॉन रूट अंडर एन, देखो ये मैं लेंदी कर रहा हूँ, शॉर्टकट वे भी है, उस पर आऊँगा अभी। सो अपॉन 6 ये होगा ना कि मीन घटा दो, तो ये तो ज़रूरत, इसको हटा दो, 0 घटाने की क्या ज़रूरत, ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, और यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही चीज़ वहाँ पे क्या है, सेम चीज़ जो वहाँ पे लिखी गई है वो है, अगर मैं उसी नोटेशन में लिखूँ इस वाले चीज़ को, इसी को मैं उस नोटेशन में लिखूँ, तो ये है समेसन ऑफ वी आई अपॉन, बाकी सबको नीचे बुला लो, तो नीचे बुलाओगे तो 2n प्लस 1 बाई रूट 5 है, यही है ना, क्योंकि सिग्मा तो ऑलरेडी वी आई में जा चुका है, वी आई में जा चुका है ना सिग्मा तो, ठीक है जी। ये इक्वल है समेसन वी आई अपॉन रूट अंडर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब मुझे बताओ दोनों इक्वल है, इक्वल या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्योंकि यहाँ तो इक्वल ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सेम ही डील कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल में। तो बताओ यहाँ से n निकाल पाओगे? कैंसिल कर दो समेसन वी आई को, सॉल्व होगा? बताओ अब सॉल्व करके, 2n प्लस 1 बाई रूट 5 बराबर दिस। अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन यू सिंप्लीफाई, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ n? हो पाएगा? देख लो, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 5 बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो एक पावर से एक टर्म कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 12n प्लस 6 बराबर इधर से 5n इंटू n प्लस 1 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया 12n प्लस 6 बराबर, और भी तरीके है ना, कैसे भी कर लो एनीवे तो यहाँ से आ गया 5n स्क्वायर प्लस 5n। अब सिंप्लीफाई करो तो 5n स्क्वायर, इसको इधर बुला लो, सबको इधर ही बुला लो, यही है देखो,
अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो इसको, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, n क्या क्या आएगा बताओ, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n इज इक्वल टू 2 आएगा। 2 ही आएगा, या 2 के साथ तो कुछ और भी तो आएगा, क्वाड्रेटिक है 2 ना। minus 3/5 -3/5 और दूसरा 2, लेकिन n तो यहाँ पे क्या है, n तो नेचुरल नंबर है, दैट इज नॉट अलाउड, तो ओनली अलाउड वैल्यू इज 2। यस, सो इतना लेंदी हमने किया है, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। इजी वे एक और तरीका क्या था कि इस पे एक्सपेक्टेशन लगाओ, 0 कर दो, तो उससे कुछ मुझे लगता है मिलेगा नहीं। वेरिएंस लगाओ, इसका वेरिएंस को 1 के इक्वल कर दो, इससे भी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। मैं शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ, इतना करने के बजाय यू जस्ट डू दिस कि इसका वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ √5 अपॉन 2n + 1 समेसन जो लिखा हुआ है i xi माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसको रखो i फ्रॉम 1 to n, इसको इक्वल कर दो 1 के, देखो n खुद ही नहीं आ जाएगा तो इससे भी हो जाएगा। तो वेरिएंस करोगे 5 2n + 1 होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया समेसन। अब ये आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल ही रखा है, नॉर्मल इसका 0, वेरिएंस 1 हो i जाएगा स्क्वायर था, और i स्क्वायर। यही था ना, क्योंकि ये नॉर्मल 0, ये था नॉर्मल 0, i स्क्वायर, तो वेरिएंस लगाओगे इस पे तो ऐड हो जाएगा, तो वही n इंटू 2n + 1 n इंटू n + 1 2n + 1 अपॉन 6 बराबर 1। अब ये वही इक्वेशन है जो वहाँ आया वही आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करोगे वही आएगा 2 और माइनस जो भी आया था ना -3/5 जो भी है ना, सो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। ठीक है, -3/5 था ना, तो ये तो आउट हो जाएगा, अलाउड नहीं है तो ओनली अलाउड वैल्यू इज 2, तो इससे भी हो जाता। देखो भाई इसमें अगर अभी भी दिक्कत है बताओ। सर थोड़ा स्टेटमेंट समझने में सर थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ n बराबर 2 है तब क्या आएगा, मैं ऐसा समझ रहा था। आपको समझना ना, तो P इसका implies Q और Q implies P सेम नहीं है ना, P implies Q इज नॉट सेम एज Q implies P। तो आपको बोल रहा है कि ऐसा होगा तो n 2 है क्या, ये नहीं कि n 2 है तो वैसा है। ओके सर। सो आपको यहाँ समझना है कि if, है ना, कई बार इफ देन स्टेटमेंट, मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पूछ रहा है कॉन्टिन्यूअस होगा क्या, तो आंसर इज यस। बट अगर ऐसा होता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होगा क्या, आंसर इज नो। तो उस तरह से, तो ये नहीं कि दोनों सेम बात है, P implies Q अलग है, Q implies P अलग है। अगर मान लो यहाँ आता n 2 n 3 2 आ जाता, 2, 3 आ जाता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होता। उस तरह से वो चलो ऐसा आ गया जो अलाउड नहीं है, तो अगर 2 और 1 आ जाता है, 2 n 3 2 n 5 कैसा कुछ आया था तो ऑप्शन फॉल्स हो जाता। अभी ये भी ट्रू हो गया, सो दोनों ट्रू है अभी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट बताइए। अभी हम लोग गेट का सॉल्यूशन बुक हमारा अभी आ रहा है ना, एक सप्ताह में आ जाएगा, सॉल्यूशन लिख रखा है सारा, रिटर्न सॉल्यूशन है, वो मिल जाएगा अभी कुछ दिन में, एक सप्ताह में हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन डी नहीं समझ में आ रहा। 47 का डी ऑप्शन ये, यस सर। तो ये तो एल हॉस्पिटल रूल से नहीं हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लगा लो। देखो इसमें आगे क्या कंडीशन था, सो कुछ नहीं आसान, देखो सो एफ में बता रखा -2 से 2 में कॉन्टिन्यूस है, कौन सा में ट्रू होगा, तो चलो मैं हमें बस इससे मतलब है ना, डी ऑप्शन से। देखो सो अगर मैं डी की बात करूं, सो f इज अ डिफरेंशिएबल एट 0 एंड f 0 0 है, तो मुझे ये बताओ f 0 0 है, राइट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, सी केयरफुल्ली, लिमिट x टेंस टू 0 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, fx माइनस f0 अपॉन x प्लस fx/2 माइनस f0 अपॉन x, फिर fx/3 माइनस f0 अपॉन x, कीप रनिंग, f ऑफ x/10 माइनस f0 अपॉन x। देखो जो लिखा है क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ सर। क्योंकि f0 0 है तो मैं सबके नीचे बस वो लगा दिया। अब आपको पता होगा डेफिनेशन डेरिवेटिव का, मैं आपसे ये पूछूं कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h,
है ना, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये कितना होता है? इसके किसके इक्वल है? कोई एनीवन टेल, कोई बताओ, एनीवन? डेफिनेशन है भाई सिंपल, एफ एफ प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसका लिमिट डैश किसके एक्स। इक्वल है? एफ डैश एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो मैं आपसे दूसरे तरीके से इसको पूछता हूँ, ऐसा होता लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एफ एक्स, डैश जीरो हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? एफ डैश जीरो। हाँ यस सर, एकदम जीरो। ठीक। तो देखो ध्यान से, अब देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये तो सीधा सीधा एफ डैश जीरो है पहला वाला, दूसरा तब बनता जब यहाँ अपॉन टू होता, तो अपॉन टू के बदले ऐसा करो, अब ये एच समझो, एच एफ एच माइनस दिस, तो ये हो गया एफ डैश जीरो अपॉन टू। ऐसे ही यहाँ अपॉन थ्री, ये मैच करना चाहिए है ना, वहाँ मैच करना चाहिए, तो बदले में थ्री रखना पड़ेगा, तो एफ डैश जीरो अपॉन थ्री चलता रहेगा एफ डैश जीरो अपॉन टेन, ये एक्चुअल आंसर है। और ऑप्शन क्या कह रहा है? 10 टाइम एफ डैश जीरो, तो गलत कह रहा है ना ऑप्शन, तो डी इज फॉल्स। ये कह रहा है 10 टाइम एफ डैश जीरो आएगा, 10 टाइम तो नहीं आया, ठीक है भाई। 50 ठीक है ना, तो यहाँ हमने ये यूज़ किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, दिस इज एफ डैश, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव का भाई। फिफ्टी, इसमें क्या डाउट है? कौन से ऑप्शन में डाउट है, चेक करो और बताओ क्या डाउट है। सर मुझे इसके पूरे ऑप्शन डाउट है। पूरा डाउट है? यस क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं? ओमेगा है नेचुरल नंबर, एच बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, एच को क्या बोलते हैं बताओ? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एच क्या है? सर इवेंट स्पेस। हाँ इवेंट है ना, पावर सेट है, तो मतलब सिग्मा फील्ड है एक्चुअली, ऐसा सिग्मा फील्ड। पावर सेट सिग्मा फील्ड एक्चुअली, एच इज अ सिग्मा फील्ड, पावर सेट ऑफ ओमेगा। पी विद द प्रोबेबिलिटी मेजर ऑन एच, है ना, पता ना प्रोबेबिलिटी का जो डोमेन होता है वो सिग्मा फील्ड होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, डोमेन सिग्मा फील्ड है, और कोडोमेन या रेंज 0 to 1 है। और ये पीएमएफ आपको दे रखा है, ये कौन सा पीएमएफ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वो नहीं, ऐसे तो ज्योमेट्रिक है ना, तो ज्योमेट्रिक है, ठीक है। सो जस्ट एक पीएमएफ दे दिया आपको ईच पॉइंट पे, मतलब हर नेचुरल नंबर पे प्रोबेबिलिटी पता है आपको। फर्दर रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, दैट वी नो ऑलरेडी। एक्स ओमेगा इज ओमेगा, ये कहना चाह रहा है कि आपको पता है ना रैंडम वेरिएबल ओमेगा से आर में फंक्शन है, सो ये ओमेगा है और ये आर है, तो x, तो कह रहा है कि 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, तो कहने का मतलब जो x का सपोर्ट है ना वो भी यही है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो ओमेगा है वही x का सपोर्ट है, ये लाइन बता रहा है कि जो x का सपोर्ट है वो वही है जो सैंपल स्पेस है। अब पूछ के कह रहा है आपसे कि देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू ओमेगा सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर k इज दिस, तो x बराबर k क्या है? 1/2 की पावर k। तो मुझे बताओ क्या तुम ऐसा मुझे k बता सकते हो जिसके लिए देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लो, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो बताओ ऐसा कोई k मुझे इस सेट में मिलेगा क्या जिसके लिए ये ट्रू हो जाए? ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। कोई बताओ k, एक बताओ नंबर ऐसा, क्या लोगे k बताओ, कोई एक k बताओ जिसके लिए ट्रू हो जाए ये। अरे बहुत बड़ा नंबर ले सर लो, इन 10 की हाँ पावर सर 100 ले लो, ऐसा कुछ ले लो, उसमें क्या है, बहुत लार्ज नंबर ले लो, ऐसे ही वो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना लार्ज लोगे के उतना छोटा होगा, तो मुझे छोटा ही तो करना है। तुम k टेंस टू इन्फिनिटी ले लो तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा, अगर मैं k टेंस टू इन्फिनिटी ले लूँगा तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा, जीरो लेस मुझे ही करना है ना, तो मैं k बहुत लार्ज लूँगा तो ये ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है? क्योंकि k बहुत लार्ज लूँगा तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि तो फिक्स है ये, तो मैं ऐसा k लूँगा कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। अब क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है? x मोर देन इक्वल टू 1 4 + 1/n। अब नेचुरल नंबर ध्यान से देखो, तो यहाँ मान लो 4 है, तो 4 + 1/n आगे होगा,
4 माइनस 1/n पीछे होगा। तो जब तुम ये 4 प्लस 1/n जो नंबर है ना वो 4 से हमेशा ज़्यादा होगा, चाहे n कितना लार्ज ले लो, ठीक है। तो मेनली है क्या, सो 4 प्लस 1/n से आगे की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 4 कभी इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 4 प्लस 1/n से आगे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब इन्फिनिटी लगा दोगे तो यहाँ एक्चुअली ये है x स्ट्रिक्टली मोर देन 4 है। अब बताओ स्ट्रिक्टली मोर देन 4 निकाल पाओगे? हाँ सर, ये आ PMF जाएगा है 1/16। है ना? सर इक्वल टू वाला टर्म नहीं आएगा क्या? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं वाला? वो नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा है 4 कभी, तुम बताओ ऐसा n कौन सा नेचुरल नंबर लोगे कि ये 4 के इक्वल आ जाएगा? तुम्हें लगता है कि x की वैल्यू कभी 4 के इक्वल आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट विल बी, नो सर। है ना? कभी x नहीं आएगा। n ऐसा क्या रखेंगे कि x 4 हो जाए? ऐसा कोई n है ही नहीं, तो कैसे 4 हो जाएगा भाई? तो 4 अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो 4 प्लस 1/n से स्टार्ट हो रहा है। तो तुम n कितना भी लार्ज ले लो कभी 4 नहीं हो पाएगा 4 प्लस 1/n। 4 सर प्लस मैं वो 1/n वन converges to 4 but it is not equal to 4. 4 plus 1/4 is never equal to 4 but they converge to 4, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, मोर उल्टा भी कर सकते हो, 1 माइनस भी कर सकते हो, 1 से स्टार्ट है ना, तो 1 माइनस कर लो, प्रोबेबिलिटी एट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 3, ये भी कर सकते हो। ये भी एक तरीका है कि 1 2 3 पे निकालो और घटा दो 1 में से सबको, तो ये भी आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, नहीं तो 5 6 7 4 है ना, 5 6 7 आ 8। जाएगा सर 1/16। अच्छा 4 भी घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे तो, क्योंकि 4 अलाउड तो है नहीं, तो 4 भी घटाना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा क्योंकि 1/16। कितना आ रहा है? 1/16। ये आ रहा है 1/16, मतलब ये ट्रू है, कहना ये चाह रहे हो आप लोग? नहीं यस तो सर। दूसरा तरीका है कि मोर देन 4 ना, 5 6 7 8 9 इन सब पे प्रोबेबिलिटी निकाल के जीपी का इनफिनाइट टर्म का सम आप लोग आता है, दैट यू अप्लाई। सर ये एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो फॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले सकते थे ना? क्या होता तो? अगर एक्स कॉन्टिन्यूअस होता तो नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस डिपेंड। होता तब मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, क्योंकि पॉइंट हाँ कंटिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रीट है इसलिए फर्क पड़ रहा है। कॉन्टिन्यूअस में हम ले सकते थे इक्वल, मतलब तब भी यही होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में उससे फर्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी से, क्योंकि पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है। लेकिन डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है, ये लगाओगे अलग आएगा और नहीं लगाओगे अलग आएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इक्वल लगा दो तब भी कोई बात नहीं। हाँ, तो जो आप कह रहे हो ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रीट में दिक्कत है। देखो नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे भी है। अब इसको नंबर लाइन पे देखो प्लॉट करके, उसके हिसाब से दिख जाएगा ये तुम्हें। तो 0 हो जाएगा तब तो। एक मिनट, द नंबर लाइन अगर हम देखें तो यहाँ है 4 प्लस 1/n², तो मान लो यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो हमें इन दोनों नंबर में इंटरेस्ट है। तो 5 माइनस 1/n यहाँ है, ठीक, 5 माइनस 1/n यहाँ है, 4 प्लस 1/n² यहाँ है, 4 प्लस 1/n² यहाँ होगा, और x बोल रहा है इस बीच में, तो n को बहुत लार्ज लोगे तो x, हाँ तो इस बीच में कोई नंबर है? इस बीच में कोई नंबर है ही नहीं, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। यहाँ ऐसा होगा कि x मोर देन 4 लेस देन 5, क्योंकि n तुम कितना भी लार्ज लोगे 5 माइनस 1/n 5 नहीं हो पाएगा, और n कितना भी लार्ज या स्मॉल लो कभी ये 4 नहीं हो पाएगा। तो ये इस बीच की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो ये बहुत खींच के लाओगे यहाँ तक आएगा, बहुत खींच के यहाँ तक, कभी 5 तक नहीं पहुँच पाएगा, ये कभी 4 तक नहीं पहुँच पाएगा। सो मतलब ये 4 to 5, तो जो कि एम्प्टी सेट हो गया, कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई इंटीजर अलाउड ही नहीं है, तो 0 आ गई, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि xn है 3 दिस, तो x लेस देन इक्वल टू xn, है ना। तो यहाँ पे तो एक केस में, ऑड वाले केस में क्या है, xn 3 प्लस 1/n when n is odd, नहीं n is even ना, इवन ना। हाँ एक मिनट, 3 माइनस 1/n एंड 3 प्लस 1/n, ठीक है, ओके। अब ये दो केसेस हैं आपके पास। और अगर n बहुत लार्ज है और ऑड है तो क्या आंसर आएगा, 3। है ना, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों होगा केस में 3 ही रहेगा। हमसे पूछा गया है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू xn। तो ये दो केस है, n जब ऑड है और n जब इवन है।
सो प्रोबेबिलिटी x ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई n, और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई n, ये हो जाएगा। और इस पे लगाने हैं आपको लिमिट। सो ये है अब बताओ, तो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई n से कम है, मतलब यहाँ फिर से अगर नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ 3 है, तो 3 प्लस 1 बाई n यहाँ, 3 माइनस 1 बाई n यहाँ, तो 3 माइनस 1 बाई n से कम है ना, तो ये इससे पीछे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कभी 3 तक पहुँच नहीं पाएगा, टू हो x जाएगा। लेस देन 3 होगा। हाँ मतलब इक्वल टू लगा सकते हो 2 पे, लेस देन इक्वल टू 2 ये होगा। सो कहने का मतलब है ये रहेगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, मतलब लेस देन इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे जो 3 लेस देन इक्वल दिस, इससे लेस की बात कर रहा है, तो लेस की बात कर रहा है तो x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये तब है जब n ऑड था और ये तब है जब n इवन है लेकिन बहुत लार्ज है, तो दोनों इक्वल तो होगा नहीं, तो ये वैसे ही होगा जैसे -1 की पावर n सीक्वेंस है, ऑड है तो -1 आंसर है, इवन है तो 1 है, तो लिमिट क्या होता है फिर, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर भी होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर देगा ना। सो मतलब है कि दो केस में अलग अलग आंसर है ना, जैसे -1 ये जैसे आप ये निकालते हो, कैसे निकालते हो, ऐसे ही होता है ना, -1 1 जब n ऑड है और जब n इवन है, तो क्या लिखते हो, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट तब करते हैं यूनिक होनी चाहिए, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक एंड फाइनाइट, तो यूनिक तो है नहीं, तो लिमिट होगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है अब देख लो, हाँ तो ये भी फॉल्स है, तो इसमें होए क्या, सो फाइनल आंसर क्या आया कि ए बी ट्रू है और सी डी फॉल्स है। ओके जी, देख लो नेक्स्ट बताओ। बस सर मेरा हो गया। ओके बाकी सबका ही हो गया जी। सर सर एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का 65 नंबर। एक मिनट क्या पूछ रहे थे? अच्छा 62 पूछ रहे थे क्या? हाँ सो चैट में उन्होंने लिखा है ना 62, देखिए बैठ के ना, देखो मेन क्या है ना, बच्चों कहते हैं रैंक नहीं आता, रैंक कैसे आएगा, तुम बैठ के एक्चुअली क्या है ना, इसको पीवाईक्यू को 5-10 बार सॉल्व तो करो, एक बार जहां तहां से कर लेता है हो गया, इवन दूसरी बार करोगे तब भी नहीं होगा, तो एग्जाम में कैसे हो जाएगा जब तक घर पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ढंग से सीखने की जरूरत है आपको। इसका आंसर मिस्टेक है ना, उसमें आंसर गलत है, बाकी आपने किए ही होंगे, ये ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने ना x बार की जगह 1/x बार दे रखा है ना, मतलब आंसर में x बार दे रखा है लेकिन होगा एक्चुअली 1/x बार ना। एमएलई पूछा है ना, क्या पूछा है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ना, क्योंकि यहाँ पे वो लिखने में उन्होंने गलती की है, ये तो सिंपल है, एंटी विद द पॉइजन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा है ना, एंड अननोन पैरामीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द इंटरसिटी रोड हैज एंटी नंबर ऑफ पैथोल्स अप टू डिस्टेंस t, so starting from the origin the pathols are found at following distances, तो एक नंबर लाइन है मान लो, है ना नंबर लाइन है, तो इस तरह से है, यहीं पे समझ लो ये नंबर लाइन है ना, वो तो उस फॉर्म में, तो पहला पैथोल्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से है, ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स पे आपको सोर्स मिले।
ऐसा है मान लो, ठीक है ना। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15, ये है। अब इंटर अराइवल टाइम आप लोग जानते ही हैं। सो ये तो हो गया क्या बोलते हैं इसे, अगर स्टोकेस्टिक प्रोसेस। आंसर गलत दिया हुआ था। हाँ हाँ, आंसर ही गलत है वो, बाकी आप लोग सही कर रहे हैं। इसमें क्या है ना, सो इंटर अराइवल टाइम निकाल लो, मतलब x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, x3 यहाँ है ना, x1 इस बीच का, x2 इस बीच का, x3 इस बीच का, x4, ठीक है। तो इंटर अराइवल टाइम निकाल लो, तो x1 की वैल्यू जैसे इन दोनों का डिफरेंस होगा, सो 0 पॉइंट कितना 4, सो इस तरह से, तो इस तरह सारी वैल्यू निकाल लो। x2 इंटर अराइवल टाइम है ना, इसका डिफरेंस 0.5, फिर ऐसे ही x3 x4 इस तरह निकाल लो, तो x14 तक जाएगा ना, क्योंकि 14 ही तो है टोटल इंटरवल टाइम 14 तक, तो ये x14 तक ही होगा बीच में। ठीक है ना, तो x14 ऐसे निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस 0.5। अब जो इंटर अराइवल टाइम यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना, ये xi क्या है, इंटर अराइवल टाइम है 15 ना, तो ऐसे 14 तक है। सो दे आर IID, अभी कोई इन्होंने लिखा क्या है, विथ रेट लैम्बडा है, तो रेट लैम्बडा है। अब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या कहता है कि ई ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स बार के इक्वल रख दो, तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का ई एक्स 1/λ बराबर एक्स बार आप निकालो क्या आता है, ये सब जो आया ना, तो आंसर में वही दे रखा होगा, लेकिन हमें तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर चाहिए, तो हमें तो लैम्बडा चाहिए, तो 1/x इज एक्चुअल आंसर, बट आंसर की में एक्स बार ही लिख रखा होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में मुझे लगता है लैम्बडा बराबर एक्स बार करके उन्होंने आंसर बना दिए, ये है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर। अरे एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं कि फॉर सिंपल नल वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव में मोस्ट पावरफुल टेस्ट हमेशा यूनिक नहीं होता है। नहीं मतलब फिक्स्ड गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यूनिक होगा ना, अगर नहीं गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो जरूरी नहीं यूनिक होगा, बट एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यूनिक आएगा, क्योंकि एमपी सर टेस्ट तो यूनिफॉर्म यूएमपी के लिए टेस्ट। यूनिक आएगा क्या? यूनिफॉर्म के लिए यूनिक आएगा क्या फॉर ए फिक्स्ड अल्फा? यूनिफॉर्म क्या मतलब, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म 0, थीटा का अगर सपोज हम टेस्ट कर रहे हैं तो थीटा क्या है, थीटा का थीटा 2 बराबर वैल्यू के लिए। h0 में क्या है, h1 में क्या है। सर ये गेट 2025 वाला क्वेश्चन जो था F0 वर्सेस F1 वाला, तो सर ऑप्शन ए में उसमें डाउट है थोड़ा। हाँ देखते हैं, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन देखा फिर भी थोड़ा डाउट ही है। सर सो 57। ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है भाई, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ओनली, शिक्षा में फार्मूला है ना, तो फार्मूला से आप पुट करना आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, फार्मूला पुट करना है आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है इसमें, देखो जी, कंसीडर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको दे रखा है, बीटा नॉट बीटा 1 x1 i x2 i एंड दिस एंड एफ अल्फा एम एन बी द सच दैट द वाई मोर देन दिस, ठीक है। तो ये अल्फा लाइक बोले तो है ना, एफ अल्फा एम एन क्रिटिकल पॉइंट है एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वाई विद रैंडम वेरिएबल हैविंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद एम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बीटा 1 बीटा 2 बराबर 0 अगेंस्ट दिस, सो इन्वॉल्विंग कंप्यूटिंग एफ नॉट है 11 आर स्क्वायर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, रिजेक्टिंग एच नॉट इफ computed value of f naught exceed f alpha 222, ठीक है। मतलब रिजेक्शन रीजन है कि f नॉट मोर देन f अल्फा 222, गिवन है आपको f 0.025 222 इतना है, f 0.05 जितना है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर दैट वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ h नॉट फॉर अल्फा बराबर 0.05 इक्वल्स। तो रिजेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, रिजेक्ट जो बता रहा है ये, रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ नॉट इज मोर देन अल्फा 222, ये मतलब है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो हमें बोल रहा है कि एट अल्फा 0.05, तो हमें करना है एफ नॉट मोर देन एफ 0.05
05, 2, 22। एफ नॉट का फॉर्मूला क्या है? 11 आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यही है। दिस इज मोर देन, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी यहाँ दे रखी है। ये 2 पॉइंट दिया है कंफ्यूज करने के लिए, वरना आप वही यूज़ कर लेते ना 3.44, क्योंकि वन साइडेड टेस्ट है ना ये। अब ये क्या सॉल्व करके ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो कि आर स्क्वायर क्या आ रहा है, मतलब क्रॉस इनइक्वलिटी ही आएगी। यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको। तो पूछा क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आएगा मोर देन इक्वल टू समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग, बताओ। बस यही आंसर है, इससे ही आ जाएगा 0.23। 0.23, तो 0.23 इज आंसर। तो आर स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0.2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज, तो आंसर इज 0.23। चेक करो, सिंपल। ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत लेंदी, सॉल्यूशन लेंदी होगा। देखो पूछना क्या चाह रहा है, इसने बोला है कि, है ना, स्मॉलेस्ट आर स्क्वायर क्या होगा, दैट वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ एच नॉट। तो बता ही रखा है कब रिजेक्ट करना है, ये कंडीशन है अल्फा लेवल पे, और हमें बोला है लेवल 0.05 पे करना है, तो हो तो क्या, बस इतना आंसर है। हाँ जी, अब क्या रह गया? तो 57। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें हम U1 U2 तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन हमको वही रिजेक्शन रीजन कंपेयर करने नहीं आ रहा। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा ना रूल उसके हिसाब से होगा, यहाँ रूल मोर देन वाला है ना, तो क्रिटिकल रीजन जब दिया होता है तो क्या आ रहा है, U1 U2 कितना आ रहा है? U1 2 आ रहा है, U2 14। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ग्राफिकली समझाने की ऐसी कोशिश करूँ, तो आपके पास आपने U1 निकाला 2, U2 आया 14, ओके। तो UMW यहाँ क्या लेंगे, मान विटनी टेस्ट का UMW टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है ना। दो रियलाइजेशन, 2 इंडिपेंडेंट, ऐसा बता रखा ना, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4, ठीक है, फ्रॉम 2 सेपरेट पॉपुलेशन हैविंग CDF दिस एंड ओके, टू टेस्ट H0 है जहाँ F बराबर Z है, जहाँ F मोर देन इक्वल टू Z है, विथ स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी फॉर T, ओके। तो मोर देन इक्वल टू वाला केस है ना, आई थिंक इस केस में रिजेक्शन रीजन आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। सो UMB मतलब UMB मान विटनी, U टेस्ट डिनोट द मान विटनी U स्टैटिस्टिक लेट अंडर H0। अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट बता रखा है, जैसे आपके पास क्या क्या होगा, सो जैसे आएगा 12, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 14, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 16। तो अभी समझाने के लिए मैं ऐसे ही रफली ग्राफ बना देता हूँ या कुछ ऐसा। तो ये बोल रहा है कि इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 10% है, इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी 13 तो था ही नहीं, 14 से स्टार्ट है ना, सो 13 की रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ो। सो ऐसा 12 फिर 14 या कोई दिक्कत नहीं है इधर है तो। सो मेनली इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। 5%। और ऐसे ही 15 के आगे की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 2.5%, ठीक। एंड 16 के आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1%, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि इसका रिजेक्शन रीजन देख के पता चल रहा है कि ये होगा। तो यहाँ जो रिजेक्शन रीजन आपको पता है, रिजेक्ट H0 इफ UMV मोर देन C, ये है, ठीक है। C इज अ क्रिटिकल पॉइंट, वो देख के पता चल रहा है ना, अंडर ऐसे H0। तो U लेस देन U अल्फा पे होता था ना। हाँ, लेकिन यहाँ इन्होंने उल्टा कर दिया। तो कई बार टेस्ट उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन यहाँ पे दे रखा है आपको, ये क्रिटिकल रीजन बता रखा है पहले ही क्या है, ठीक है। सो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोर देन इक्वल टू में भी, इसलिए इन्होंने ऐसा डिफाइन किया है। तो यहाँ डिफाइंड है ऑलरेडी, आपको चेंज नहीं करना है। तो अब क्या है कि अब सोचो ऐसा क्या लोगे, बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन डेटा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, H0 इज रिजेक्टेड एट 10%। तो आप देखो, अब देख मेन क्या है कि आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिला है जो आप कह रहे हो, तो वो क्या है, एक बोल रहे 2 आया है ना, और एक क्या आया 14, क्या है भाई, यस सर, 2 14 ना। यस सर, तो 14। ये 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट 14 है। तो 2 के लिए तो
2 अगर हम लेंगे यहाँ पे तो जो मिनिमम लेते थे यहाँ पे आई थिंक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मोर देन हो गया ना, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा केस। सो मोर देन वाला केस है तो लार्जर वाला लेना पड़ेगा। यहाँ मोर देन है ना, और इन्होंने क्रिटिकल रीजन मोर देन दिया है, तो यहाँ पे जो यू लेते थे ना वो मैक्स वाला केस हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन पे कई बार चीज़ें वैरी करती हैं। तो यू की वैल्यू कितनी, 14 यहाँ कंसिडर करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो 14 है। तो तो 14, रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका तो 14 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो रिजेक्शन रीजन। एच नॉट इज रिजेक्टेड एट लेवल, तो 14 यहाँ है। तो रिजेक्ट कब होगा, किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट होगा, मतलब 14 किसके किसके 10% रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, ध्यान से देखो 14 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, या इसमें आ रहा है। मतलब इस समय तुम्हारा ये यू एम वी है ना, जो यू एम वी है वो आपका आ चुका है 14 आपके पास। ये जो यू लिखा हूँ ये यू एम वी है, वो 14 आ चुका है। और ये जो सी है 12 है, 14 है, 15 है, 16 है। आपको देखना सुटेबल क्या है। तो क्वेश्चन बता रखा है कि 10% लेवल पे क्रिटिकल पॉइंट 12 है, 5% लेवल पे क्रिटिकल पॉइंट 14 है, मतलब सी 14 है, 2.5% लेवल पे 15 क्रिटिकल पॉइंट है, 0.1 मतलब 1% लेवल पे 16 क्रिटिकल पॉइंट है। सो अब देखो क्वेश्चन ये है, अब ऑप्शन के हिसाब से समझते हैं। ये कह रहा है कि एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 10%, तो 10% लेवल पे एच नॉट, ये 10% वाला ये था, तो 14 मोर देन 12, ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगा। ट्रू हो गया ना। तो मतलब रिजेक्टेड एट 10%, तो सही कह रहा है ये। 14 इज मोर देन 14, ट्रू या फॉल्स, false, फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। 5% पे था ना, 2.5, 14 मोर देन 15 फॉल्स, 14 मोर देन 16 फॉल्स, तो ओनली ए ऑप्शन ट्रू है, तो ये ट्रू है। चेक करो। मतलब सर जो हमें क्वेश्चंस में दिए हैं उसके हेल्प से आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड किया, वो भी हाँ यू यू एम वी ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी भी लिख सकते थे। नहीं, लेकिन यहाँ इन्होंने रिटर्न लिख रखा ना। हाँ मतलब मेन है ना, क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन गिवन है आपको कि ये क्रिटिकल रीजन है और ये क्रिटिकल पॉइंट है एट दिस लेवल। अच्छा समझ गए। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मतलब चीज़ें हर जगह नॉन पैरामीट्रिक में यूनिवर्सल नहीं है, क्वेश्चन में जिस तरह डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये ठीक है भाई। तो ये 2014 का हमने ये मतलब 24 का सॉरी गेट स्टैटिस्टिक्स 2024 में जो डाउट्स हैं वो डिस्कस किए, पहले भी कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं। 25 का क्या डाउट पूछ रहे थे भाई बताओ, इनका 25 का देखते हैं, गेट 2025 का ना। तो क्वेश्चन और बताओ। सर क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए। हम्म 21 का ऑप्शन ए। क्या कह रहा है, एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ एफ, एफ नॉट एफ वन होगा, 5 बी द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट लेवल 5%, टेस्टिंग एफ नॉट अगेंस्ट एच वन। मतलब सिंपल वर्सेस सिंपल ही तो है ना, ये सिंपल वर्सेस सिंपल है। बेस्ड ऑन एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली करेक्ट, तो कौन सा नेसेसरली करेक्ट नहीं है। तो 5 इज द यूनिक मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट 5%। तो मेरा कौन सा करेक्ट नहीं है नेसेसरी, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है ना मुझे। तो वी हैव टू मतलब जो टिक करेंगे जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो फॉल्स स्टेटमेंट ट्रिक करना है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल, और एफ के पास 2 पीएमएफ है, एफ नॉट एफ वन, और 5 बी द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट दिस
5% लेवल। सर इसका सॉल्यूशन में आप बताए थे कि इसका साइज जो है वो लेवल 0.05 से छोटा भी हो सकता है, तो यूनिक मोस्ट पावरफुल ऐसे कुछ बताए अच्छा, थे, मतलब साइज तो और वो लेवल नहीं सेम नहीं समझ। होता ना। जो साइज ऑफ टेस्ट का क्या डेफिनेशन है, साइज इज लेस देन इक्वल टू लेवल एक्चुअली, ठीक है। तो टेस्ट ना फिक्स साइज पे होता है। यहाँ पे क्या लिखा था, लेवल लिखा था, साइज लिखा, जो मैंने पीछे बोला यूज किया, ये सब है ना। ये लेस देन इक्वल टू लिख रखा है ना, तो ये लेवल है। देखो जैसे लेस देन इक्वल टू लिख रखा है ना, तो ये लेवल है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10%। यहाँ भी लेवल लिखा होगा क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेस देन इक्वल टू है। तो साइज जो होता है ना, मतलब जो लेवल ऑफ टेस्ट है वो फिक्स रहता है। साइज वो है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, ये है ना इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जब थीटा बिलोंग्स टू H नॉट होगा। तो ये साइज का डेफिनेशन है, साइज ऑफ टेस्ट, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी है ना। साइज कैन नॉट एक्सीड लेवल, ये अनबायस्ड टेस्ट का भी डेफिनेशन ये है कि साइज का अपर बाउंड लेवल होता है। तो यानी लेवल फिक्स किया है, साइज फिक्स नहीं किया है, ये ना। मतलब अगर साइज होता 5% तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन ये लेवल लिखा है इसलिए फॉल्स है। मतलब अगर होता ये एट 5 साइज 5%, मतलब साइज अल्फा, अगर आप देखोगे न्यूमन पियर्सन लेमा का डेफिनेशन, तो वहां देखो, आप कोई बुक खोलो, कहीं भी कोई बुक में जाके देखो, तो वहां साइज अल्फा लिखा होगा। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज यूनिक एट अ फिक्स साइज। साइज अगर फिक्स है तो फिक्स साइज के लिए यूनिक मिलेगा। अगर यहाँ लेवल की जगह साइज वर्ड यूज होता ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता। अगर यहाँ लेवल की जगह साइज होता तो ट्रू होता, वरना ये फॉल्स है बिकॉज ये लेवल लिखा है। तो लेवल 0.05, साइज कैन बी एनीथिंग बिलो 0.05। तो मान लो साइज 1% है तो उसके लिए यूनिक यूएमपी टेस्ट मिलेगी, साइज 2% है यूनिक यूएमपी टेस्ट मिलेगी, बट ये लेवल फिक्स किया है। सो लेवल इज द स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें, है ना। तो जब मोटे तौर पे है ना, जैम वाले बैच में हम बोल देते हैं कि सिंपल और सिंपल इक्वल रहता है, बट यहाँ पे आपको थोड़े अपर लेवल पे देखोगे तो चीज़ें डिफरेंट है ना, ये चीज़ है। सो लेवल इज अपर बाउंड ऑफ साइज ऑफ द टेस्ट। तो ये लेवल फिक्स किया है, साइज फिक्स नहीं किया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू कब होता, अगर यहाँ साइज लिखा होता। तो फॉर अ फिक्स साइज यूएमपी टेस्ट इज यूनिक एट अ फिक्स साइज, ये। तो मतलब सर लेवल 0.05 में यूनिक नहीं होगा ना। हाँ, यूनिक नहीं है। फिर इसका काउंटर एग्जांपल हम यूनिफॉर्म से बता सकते हाँ, हैं, किसी से क्योंकि बता सकते हैं ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि मान लो 10% लेवल, एग्जांपल के लिए मैं जो कह रहा हूँ कि जब साइज है 0.01, तो हो सकता है क्रिटिकल रीजन आपका x बार लेस देन 1 हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जब साइज आपका 0.02 है तो x बार लेस देन 2 हो सकता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कैसा हो सकता है क्रिटिकल रीजन काइंड ऑफ, है ना। ये लेस देन 1/2 कर लो, उस तरह से, मतलब कोई वैसा वो, मतलब उसके हिसाब से चीज़ें मिल सकती हैं। और यूएमपी टेस्ट दो नहीं हो सकते, यूनिक रहेगा एट अ फिक्स साइज, एक फिक्स साइज पे यूनिक होगा। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों हैं, तो ये अब किसको लोगे, तो दोनों लेवल लेवल दोनों में 0.05 लिया जा सकता है। सो दैट इज द लॉजिक हियर, आई गेस। ठीक है। अच्छा समझ गया सर। और एक है डाउट आपको भेजा बस। ठीक है, यहाँ तक ओके। सो ये किसका डाउट है, ये डाउट क्लास में पूछो भाई, कौन है ये। सो ये ऑलरेडी जैम में आ चुका है भाई, ये कौन पूछ रहा है।
कहाँ भेजो क्वेश्चन भाई? ये आपका ही है जो जैम पीवाईक्यू वाला है? हाँ सर वही अच्छा वही एक्स है। स्क्वायर कैसे सेपरेट करे ये तो जैम में आ एक्सपोनेंशियल चुका है, से। देखो जैम का पीवाईक्यू है ये। H0 में है x नॉर्मल 0 1 और H1 में है x स्टैंडर्ड कॉची, यही है। नॉर्मल 0 हाफ है ना, सो नॉर्मल 0 कॉमा हाफ एंड x है स्टैंडर्ड कॉची, ठीक। सो ये स्टैंडर्ड कॉची है, नॉर्मल 0 हाफ और इधर है स्टैंडर्ड कॉची, ठीक है। तो टेस्टिंग H0 अगेंस्ट H1 मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा टेस्ट क्या होगा? तो ठीक है ना। तो रिजेक्शन में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे PDF आपका कितना है 1/√2 सिग्मा, सिग्मा 1/√2 e की पावर -12 x माइनस म्यू जो कि 0 इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो √2 कट जाएगा, तो 1/√π e की पावर चेक कर लो, है ना। यहाँ से ये कितना स्क्वायर करेंगे तो 2 इधर आ 2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -x², ठीक है यहाँ तक। और ऐसे ही आप जब लिखेंगे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड कॉची कितना होता है 1/π 1 + x², यही है, ठीक है। तो क्या कहता है LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k, तो यहाँ से आ जाएगा H0 में क्या PDF है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन PDF ही होता है, सिंपल मतलब क्या बोलते हैं सिंगल सैम्पल साइज के लिए। तो √π e की पावर -x² एंड 1 अपॉन ये है ना π इंटू 1 + x² लेस देन इक्वल टू k, तो अभी k1 कह लो। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये तो कांस्टेंट हटा दो, तो अभी क्या बनेगा 1 + x² इंटू e की पावर -x², ठीक है ना, ये ऊपर चला गया एंड लेस देन इक्वल टू सम k2। अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन है ये x के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चेक कर लो, बस इससे काम हो जाएगा। सो दिस फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग 1 + x² अपॉन e की पावर x² लेस देन इक्वल टू k। तो अभी चाहो तो यहाँ पे x² को कुछ मान लो नया नाम t रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 1 + t अपॉन e की पावर t, ये हमने t अभी नाम रखा है x² को, तो x² क्या है पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव है एटलीस्ट। तो ये एक फंक्शन gt है और t यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 है। मैं पूछना चाहता हूँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चेक कर लो बस। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, बताइए। इंक्रीजिंग होगा सर। डेरिवेटिव निकाल के देख लो, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, t पॉजिटिव है नेगेटिव मतलब g' निकाल लो आप, है ना। तो e की पावर -t तो बाहर रहेगा, है ना, वैसे भी कर सकते हैं e की पावर -t। सो कितना आता है डेरिवेटिव निकालो जरा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं e की पावर -t करके। डेरिवेटिव निकालिए, एक्चुअली आता क्या है, एक्चुअल डेरिवेटिव क्या है इसका। डेरिवेटिव निकालना आता है ना, डेरिवेटिव निकाल को तो एक्चुअली क्या डेरिवेटिव क्या है। सर -t to the माइनस -t नेगेटिव है। आएगा। मतलब नेगेटिव श्योर है ना, डेरिवेटिव नेगेटिव है। हाँ सर। सो हाँ सर। डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये अभी ऐसा समझो कि ये हो गया सम g ऑफ x² लेस देन इक्वल टू k, t था ना तो x² है, तो ये g फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो x² मतलब है ना k2 तो मोर देन इक्वल टू, ये समझ आता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, g उधर जाएगा इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, ये हो गया। अब हाँ दोनों सर। तरफ रूट ले लो तो mod x मोर देन इक्वल टू c, दिस इज अ क्रिटिकल रीजन। चेक करो जहाँ डाउट है पूछो।
मतलब वहाँ ऐसा था GT लेस देन इक्वल टू K2। अब चूंकि G इन डिक्रीजिंग है तो G जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज करके हटेगा, ऐसा। ठीक है, ये मतलब है। अब T तो x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर मोर देन इक्वल टू K3, दोनों तरफ रूट लगा दो। सो ये आपका क्रिटिकल रीजन मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि G डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो इनइक्वालिटी सेम चलता, जो यहाँ है वही यहाँ पे होता, इंक्रीजिंग होता G तो। ठीक है भाई, बताओ आगे। ठीक है, आई थिंक तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जिसको जरूर सर डिस्कस करना होगा बता देना, है ना। हाँ, इसमें सर एक लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपने एक थ्योरम बताया था, बस वही एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन से लास्ट में? इसमें एक लास्ट 2025 का एक लास्ट क्वेश्चन है। ये जो है ये वाला। हाँ, हाँ मतलब जी वो सर। थ्योरम है सिंपल, वो रिजल्ट ही है, क्योंकि प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ मिल जाएगा आपको, क्योंकि वैसे नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरम बताया तो था, अभी बता देगा कोई बच्चा इसमें से। इसमें जो है कि जो हमने थ्योरम यूज़ किए थे, कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए x है नॉर्मल μ1 कॉमा, है ना, वेरिएंस यहाँ तो सेम है ना, दोनों क्या है, वेरिएंस कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। बट प्रूफ मिल जाएगा, प्रूफ देखा आप, देखो बुक में मिल जाएगा प्रूफ। तो आसान, मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ही, थ्योरम है तो प्रूफ तो होगा ही, या किसी रिसर्च जहाँ पे पहली बार पब्लिश हुआ होगा तो रिसर्च पेपर में तो वहाँ मिलेगा, प्रूफ तो मिलेगा ही ना। मान लो सिग्मा 1 स्क्वायर है एंड y है, प्रूफ मिल जाएगा। अब मैं भेज देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा x मोर देन μ1 एंड y मोर देन μ2। बताओ भाई, किसी का क्या था, 1/4 प्लस 1/π, ऐसा कुछ? 1/4 plus 1/2 pi sin inverse rho. 2 पाई साइन उसमें इनवर्स। आरबीआई मेंस में इस बार आया था। किसमें? आरबीआई मेंस में? अच्छा, ये क्या प्रूफ करने को आया था क्या? यस सर। अच्छा, तो ये प्रूफ मिल जाएगा ना, क्योंकि प्रूफ ये सिंपल है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। सो ये एक रिजल्ट है प्रूफ इसका, क्योंकि यहाँ दिक्कत ये ना, बाई वेरिएट फॉलो करेगा ना, क्योंकि कोवेरिएंस टर्म है ना, जो एक्स वाई अगर ज्वाइंटली लिखेंगे तो बाई वेरिएट होगा। मतलब यहाँ इन्होंने दे रखा ना बाई वेरिएट में, अगर ऐसे लिख देता है इसको कि x कॉमा वाई इज बाई वेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ऐसा है। तो इस तरह से है, ये रिजल्ट है। तो ये प्रूफ इसका देखना पड़ेगा, प्रूफ मिल जाएगा, देखो ट्राई कर, अगर नहीं मिलता है तो मतलब मिलेगा ही, तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो मैं भेजता हूँ, एसपी गुप्ता में शायद है सर। मिल जाएगा प्रूफ, क्योंकि अगर थ्योरम है तो कहीं ना कहीं प्रूफ तो होगा ही। मेनली चीज़ें किताब में, पहले किताब में तो आती नहीं है चीज़ें, पहले रिसर्च पेपर में आती हैं। फिर अगर मैं बुक लिख रहा हूँ तो मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ूंगा, फिर उसके हिसाब से थ्योरम सब प्रूफ लिखते हैं ना। तो आप देखते होंगे ब्रैकेट में लिखा रहता है नाम, और ब्रैकेट में ईयर लिखा रहता है जनरली किताबों में भी, या सिटेशन नंबर लिखा होगा 10 15, कि उस मतलब रेफरेंस नंबर जो होते हैं, तो उस तरह से हैं। तो ये जब जैसे जहाँ पे है, तो ये जिस पेपर में पब्लिश हुआ होगा उस रिसर्च पेपर में प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये है। यही सेम रिजल्ट यहाँ जेड रहेगा तो भी आएगा क्या शायद? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वैसा शायद कर जीरो लीजिए, हो जाएगा कोई बस। दिक्कत नहीं है। Z1 ऐसा कर लीजिए x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1, वही बात है ना। और Z2 आप कर लीजिए x2, यहाँ में y लिख रखा है ना, तो y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2, ऐसा कर लीजिए, तभी तो बात वही है। तो इंस्टीड ऑफ दिस यही चीज़ तो सेम ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी z, या है ना Z1 मोर देन 0 कॉमा Z2 मोर देन 0, बात वही है, तब भी यही आंसर होगा। क्योंकि वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना फर्दर, इसको तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं जेड में, ये है, वैसा हो जाएगा। देखिएगा सर, हमें तो प्रूफ नहीं मिला, देखिए अगर नहीं मिले तो मिला है, भेजिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ, मैं देखता हूँ एक बारी, देख के भेजता हूँ। मिल जाएगा प्रूफ, क्यों नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। रिजल्ट है तो प्रूफ तो मिलेगा। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है जी, चलिए फिर कल मिलते हैं आगे, बाकी जो भी डिस्कस करना होगा बता देना आगे, मतलब क्या मॉक टेस्ट या जो भी पेपर कल, चूंकि इसने मधु ने बोले थे इसलिए मैंने कराए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।